हेलो दोस्तों। आज अपने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में L1 के अपने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि अपने इस सीरीज का चौथा मॉडल पेपर रहने वाला है। इससे पहले अपने 3 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आप सभी ने वो क्लास नहीं देखी है तो अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको वो क्लासें देखने को मिल जाएगी। वहां से जाकर उन क्लासों को भी जरूर देखें, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं और साथ ही अपने RSSB के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया हुआ है। तो अपने इस क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं कि जिस दिन अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर 10,000 अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, उस दिन मैं आप सभी को अपने राजस्थान जीके की MCQ की प्रैक्टिस सेट की बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसलिए अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपने इस मॉडल पेपर सीरीज में चौथे मॉडल पेपर के पहले प्रश्न की ओर। तो इस मॉडल पेपर का अपना पहला प्रश्न है, रेड क्लिफ सीमा रेखा, यानी जो अपने रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है पर स्थित पाकिस्तान के प्रांत प्रांत यानी पाकिस्तान के राज्य व जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है। यानी अपने राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा में राजस्थान के साथ अपने कितने प्रांत और कितने जिले लगते हैं। तो प्रांत की बात करें तो अपने राजस्थान के साथ प्रांतों की बात करें तो 2 प्रांत लगते हैं। एक तो लगता है अपने पंजाब प्रांत, एक लगता है अपने सिंध प्रांत। तो कितने प्रांत हो गए? 2 तो प्रांत हो गए। और जिलों के बारे में बात करें तो कितने जिले लगते हैं? तो ये लगते हैं अपने 9 जिले। इसलिए 2 प्रांत और कितने जिले? 9 जिले हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी राजस्थान के संदर्भ में क्या करना है, एक और राज्य दिए हैं और दूसरी ओर अंतर्राज्यीय अपने सीमा की लंबाई दी हुई है। इनमें से अपने क्या करना है, असुमेलित युग्म की क्या करनी है, पहचान करना है। तो गुजरात के साथ अपने राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? तो ये लगती है 10-22। फिर दिए हरियाणा के साथ 1162। फिर दिया उत्तर प्रदेश के साथ 877 और पंजाब के साथ दिए 89। तो अपने राइट की देखें तो गुजरात के साथ अपने 10-22 ये सही है, लेकिन हरियाणा के साथ कितने दे दिए इन्होंने? 1162 दे दिए, लेकिन कितनी है? 1262 किलोमीटर है। इसलिए अपने ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी यही क्या है, अपने असम्मिलित क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, कथन दिए हैं इसमें और कथन और कारण दिए हैं। तो कथन दिया अपने 21 जून को बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सिद्धि होती है। कारण, बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। तो देखना है कि कथन और कारण क्या है, सही है, एक दूसरे को पूर्णतः अपने क्या करते हैं, सहयोग करते हैं और ये क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। तो पहला दिया अपने कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये क्या सही है। उसके बाद दिया दूसरा अपने कथन सत्य है कारण असत्य है। फिर दिया है कथन सत्य है जबकि कारण असत्य है। उसके बाद है कथन व कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो क्या करता है, कारण कथन की क्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर अपने डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्वी अपने विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो इसने कहा है कि अपने राजस्थान की कौन सा होना चाहिए, उत्तर पश्चिमी यानी ये दिशा, और दक्षिणी पूर्व यानी ये दिशा के विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो इस विकर्ण की लंबाई के बारे में पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसके अपने लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई अपने 850 किलोमीटर कितनी हो जाएगी? 850 किलोमीटर हो जाएगी। इसलिए इसका हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने असत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा अपने 5,920 किलोमीटर है। उसके बाद यह है, राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला जैसलमेर है। उसके बाद दूसरा दिया है, राजस्थान की न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला जिला अपने भीलवाड़ा दिया है। उसके बाद चौथा अपने कथन दिया है, झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो अपने क्या करना, असत्य कथन का क्या करना था, चयन करना था। तो इनमें से देखते हैं अपने असत्य कथन कौन सा है। तो पहला तो अपने क्या ऐसे ही है कि अपने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920, जिसमें से अपने बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपने 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा है अपने 4,000, अपने 4,000 कितनी हो जाएगी, 4850 यानी 4,850 है।
तो टोटल कितनी हो जाएगी 5920 अपनी क्या हो जाएगी राजस्थान की स्थलीय सीमा हो जाएगी। तो पहला कथन क्या है अपने सत्य है। दूसरा दिया है राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला कौन सा दे रखा है, जैसलमेर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर अपने 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो ही अपने क्या है असुमिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला कौन सा नहीं है, जैसलमेर अपने नहीं है। तो अगला प्रश्न अपने राजस्थान का कुल अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्रमशः कितना है। तो अपने राजस्थान का अक्षांशीय व क्या बताना है, देशांतरीय विस्तार बताना है। तो पहला दिया है अपने कितना, तो पहला दिया 8 डिग्री 57 मिनट व 7 डिग्री 09 मिनट अपने उत्तरी, फिर दिया है 8 डिग्री 47 मिनट व 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी, उसके बाद ये 7 डिग्री 9 मिनट व 8 डिग्री 47 मिनट अपने अपने दक्षिणी, और उसके बाद ये 7 डिग्री 9 मिनट व 8 डिग्री 47 मिनट उत्तरी। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान का अपने न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला पूछा है कि कौन सा जिला है। तो पहला दिया अपने बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन दिया भीलवाड़ा, तीसरा दिया सवाई माधोपुर और चौथा दिया जालोर। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर रहने वाला है, तो राइट आंसर रहने वाला है अपने कौन सा, बाड़मेर जिला। कौन सा जिला रहने वाला है, बाड़मेर जिला रहने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा कि बाड़मेर जिला अपने क्या करता है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के अपने समान है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के अपने बराबर रहेगा। तो पहला ऑप्शन दिया नॉर्वे, फिर दिया अपने जापान, फिर दिया जर्मनी, फिर दिया DR का अपने कागो। तो इसका अपने राइट आंसर क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का अपने राइट आंसर रहने वाला है DR कागो के बराबर है अपने किसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने किस जिले के मानचित्र की आकृति अपने आरामदायक कुर्सी के समान है। तो किस जिले के अपने मानचित्र की आकृति, यानी किस जिले की आकृति अपने कुर्सी के समान है, ये पूछा है। तो पहला दिया अपने दौसा, दूसरा दिया हनुमानगढ़, तीसरा दिया सीकर, चौथा दिया डूंगरपुर। तो इसका अपने राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला है हनुमानगढ़ जिले की आकृति किस प्रकार है, अपने कुर्सी के समान है। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में पूछा है कि राजस्थान की अपनी देशांतरीय स्थिति क्या है। तो देशांतरीय स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या रहने वाली है, अपने 69 डिग्री 30 मिनट से अपने बात करें 78 डिग्री अपने 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसलिए कौन सा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी दिया है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से अपने 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका अपने क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 11, संपूर्ण राज्य को सूर्य कितने समय में पार करता है। तो अपने सूर्य को पार करने में अपने राजस्थान को सूर्य कितने समय में पार करता है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने 8 मिनट 35 सेकंड में, दूसरा दिए 35 मिनट और 8 सेकंड में, तीसरा दिए अपने 45 मिनट और 8 सेकंड में, और चौथा दिए अपने 8 मिनट और 45 सेकंड में। तो सूर्य अपने राजस्थान को कितने अपने समय में पार करता है, तो ये करता है अपने 35 मिनट और 8 सेकंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असत्य कथन की क्या करनी है, अपने पहचान करनी है। तो पहला कथन है जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा व धौलपुर सबसे छोटा जिला है, क्या ये अपने सत्य है। तो इसके बारे में बात करें तो ये कथन क्या है अपने बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, तो यही अपने क्या हो जाएगा असत्य है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यह श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है, तो क्या कथन सही है, तो ये क्या है अपने सही है। तो श्री गंगानगर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सी हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय, और अंतर्राज्यीय हो जाएगी भाई पंजाब के साथ ही श्री गंगानगर क्या करता है सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा उत्तर में हिंदुमल कोट से दक्षिण में अपने बाकासर शाहगढ़ तहसील बाड़मेर तक अपने टोटल लंबाई के बारे में बात की है 1070 यानी 1070 किलोमीटर है। तो ये कथन अपने क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। उसके बाद है कोटा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है, ये भी क्या है अपने सत्य है।
तो कौन सा असत्य हो गया? ऑप्शन नंबर ए ये अपने क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने रेड क्लिफ रेखा से निकटवर्ती जिला मुख्यालय किसका है? तो अपने रेड क्लिफ रेखा से निकटवर्ती जिला मुख्यालय किसका है? तो इसके बारे में बात करें तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्री गंगानगर का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा से निकटवर्ती जिला कौन सा है? तो इसने क्या पूछा अपने? अब रेड क्लिफ रेखा से निकटवर्ती जिले के बारे में पूछा है। तो पहले क्या पूछा था? जिला मुख्यालय। तो अब पूछा है जिले के बारे में। तो पहला ऑप्शन दिया बाड़मेर, फिर दिया अपने जालोर, फिर दिया हनुमानगढ़ और डी दिया अपने श्रीगंगानगर। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला जालोर कि रेड क्लिफ रेखा से निकटवर्ती जिला कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है निकटवर्ती रेखा अपने रेड क्लिफ रेखा से निकट अपने जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अपने जालोर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो किसने किया था? आपने ये किया गया था अपने जॉर्ज थॉमस द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया अपने अजमेर, दूसरा दिया भरतपुर, तीसरा दिया जयपुर और चौथा दिया कोटा। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अपने राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है? तो भरतपुर संभाग अपने राजस्थान का क्या है? सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मांड क्षेत्र का संबंध किस जिले से है? तो मांड क्षेत्र का किस जिले से संबंध हो जाएगा? तो मांड अपने प्राचीन नाम किसका है? तो मांड अपने प्राचीन नाम हो जाएगा किस जिले का? जैसलमेर जिले का। इसलिए मांड क्षेत्र का संबंध किस जिले से हो जाएगा? अपने जैसलमेर जिले से हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो अपने एक तो पूछ ले राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, एक पूछ ले राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो पहले बात करते हैं अपने राजस्थान दिवस कब मनाते हैं। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपने 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। और राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में बात करें तो ये मनाते हैं अपने 1 नवंबर को। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला? 1 नवंबर। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने 30 मार्च को। अगला प्रश्न है अपने 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राज्य के कितने जिलों से गुजरता है? तो 70 डिग्री अपने पूर्वी देशांतर के बारे में पूछा है कि राजस्थान के ये कितने जिलों से गुजरता है। तो पहला दिया 1 से, फिर दिया अपने 2 से, फिर दिया 3 जिलों से और लास्ट दिया अपने 4 जिलों से। तो इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अपना केवल ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर अपने कितने जिलों से गुजरता है? केवल एक जिले से गुजरता है। अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य कथन है। नीचे 4 कथन दिए हैं, इनमें से देखना है अपनी असत्य कथन कौन सा है। तो पहला राजस्थान में संभाग की संख्या 7 है। तो ये तो कथन क्या हो जाएगा? अपने सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान एक देश व 5 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। ये भी क्या है? सही है। एक देश यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करें तो ये कितने राज्यों के साथ बनाता है? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन सा? पहला हो गया अपने पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर आएगा अपने लास्ट में गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ क्या बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा। और एक देश के साथ क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? अपने सत्य हो जाएगा। आगे बात करें, अगला है अपने जैसलमेर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जो राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत दे रखा है? 10%। ये और अगला प्रश्न श्री गंगानगर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरस्थ जिला है। श्री गंगानगर कर्क रेखा से क्या दिया है? सर्वाधिक दूरस्थ जिला दिया है। ये भी कथन क्या अपने सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? जैसलमेर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जो राज्य के कुल भूभाग का अपने कितना प्रतिशत दे रखा है? 10% है। यही कथन क्या है? अपने गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर अपने 3 इसका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो अपनी कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति कौन सा नहीं है? तो पहला दिया अपने बीबी लाल, फिर दिया अपने BK थापर और फिर दिया अपने अपने MD खरे और उसके बाद दिया RC अग्रवाल। तो कौन से अपने कालीबंगा सभ्यता के खनन से संबंधित व्यक्ति नहीं है? तो RC अग्रवाल अपने कालीबंगा सभ्यता के खनन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने इतिहासकार KUR
केनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ। तो किन कारणों से हुआ? पहला दिया अपने बाढ़ के कारण, फिर दिया अपने सूखे के कारण, फिर दिया संक्रमित बीमारी के कारण, और फिर दिया अपने विदेशी आक्रमण के कारण। तो अपने बताना है कि UR केनेडी यानी KUR केनेडी के अनुसार अपने कालीबंगा सभ्यता का पतन किस अपने आपदा, बीमारी या युद्ध के कारण हुआ था। तो किस कारण से हुआ? तो इसके बारे में बात करें तो ये हुआ था अपने किस कारण है? संक्रमित बीमारी के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न अपने विश्व के सबसे प्राचीन तंदूर के अवशेष निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो तंदूर के अवशेषों के बारे में बात करें तो ये किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी अपने कालीबंगा सभ्यता से संबंधित विशेषताएं हो जाएगी? पहले दी अपने कालीबंगा के प्राक हड़प्पाकालीन स्तर से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगा? तो ये कथन इसका हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद है कालीबंगा सभ्यता से एक साथ 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, ये भी क्या है? सही है। और अगला है कालीबंगा सभ्यता से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। क्या अपने कालीबंगा सभ्यता से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले? ये तो नहीं मिले। ठीक है। उसके बाद है स्थानीय लोग इसे मृतकों का टीला कहते हैं, ये भी क्या है? अपनी असत्य है। तो कौन सा हो जाएगा? केवल 1 व 2 दोनों से ही हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने ए सर्वे वर्क्स ऑफ द एंशिएंट और साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये अपने किसका कार्य था? ऑप्शन नंबर ए दिया है MR मुगल, बी दिया अपने ओरेल अपने स्टेन का, फिर दिया अपने हरमन गोइट्स का, फिर दिया अपने BN आसोपा का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का अपने राइट आंसर होने वाला है ओरेल स्टेन का। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 छेद वाली खोपड़ी निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है? यानी 6 छेद वाली खोपड़ी से अपने क्या मिलते हैं? शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। तो पूछा है कि किस सभ्यता से अपने शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, यानी 6 छेद वाली अपने खोपड़ी मिलती है। तो पहले दी अपने बाहर, उसके बाद दिए है आहड़। तो आहड़ ने बाहड़ नहीं है, आहड़ सभ्यता, फिर दिया अपने कालीबंगा सभ्यता, फिर दिया बेराट सभ्यता, और फिर दिया अपने सौंथी सभ्यता। तो किस अपने सभ्यता से 6 छेद वाली खोपड़ी मिलती है? तो ये मिलती है अपने कालीबंगा सभ्यता से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। तो पहला दिया अपने RC अग्रवाल व HD सांकलिया, फिर दिया अक्षय कीर्ति व्यास व VN विशर, उसके बाद ये AK व्यास एवं जगपति जोशी, फिर दिया नीलरतन बनर्जी और अनारिड महोदय। तो कौन अपने आहड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है? तो इसके बारे में बात करें तो ये अपने कौन RC अग्रवाल व HD सांकलिया के साथ अक्षय कीर्ति व्यास और VN मिश्र। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। तो ये दिया अपने ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने आहड़ के उत्खनन से प्राप्त घरों की विशेषता नहीं है। तो आहड़ से प्राप्त उत्खनन के अनुसार घरों की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला दिया है घरों की नींव में पत्थर का उपयोग किया गया, फिर दिया घर की छत बांस व केलू से बनाई जाती थी, फिर दिया घरों में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, फिर दिया अपने घर के फर्श को मिट्टी से लिपा जाता था। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर होने वाला है? तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है असत्य के बारे में पूछा, यानी विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? घरों में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, ये अपने आहड़ सभ्यता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है अपने आहड़ बनास संस्कृति में पशुओं के बाड़े के प्रमाण किस स्थान पर मिले हैं? तो किस स्थान पर मिले? पहला ऑप्शन दिया अपने गिलूंड सभ्यता स्थल से, दूसरा दिया अपने अगाटपुर के उत्खनन में, तीसरा दिया है मुम्मी चित्तौड़गढ़ स्थल के उत्खनन में, और चौथा दिया भगवानपुरा के उत्खनन में। तो इसका अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न अपने निम्न में से आहड़ सभ्यता के हड़प्पाकालीन साक्ष्यों से संबंधित नहीं है। तो पहला दिया उत्खनन से काले व लाल मृदभांड का प्राप्त होना, फिर दिया अपने वृषभ की मिट्टी की मूर्ति मिलना, फिर दिया अपने पाषाण एवं हड्डियों के उपकरण प्राप्त होना, और लास्ट दिया अपने लेपिस लाजूली पत्थर से बने अपने धूपदानियां मिलना। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी
तो ये क्या नहीं है, अपने हड़प्पा सभ्यता, अपने आहार सभ्यता में हड़प्पा कालीन साक्ष्यों की क्या नहीं है, संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थानीय लोग आहार सभ्यता को किस नाम से जानते थे? तो पहला दिया अपने अगाटपुर के नाम से, फिर दिया अपने धूलकोट के नाम से, फिर दिया अपने बेड़च के नाम से, फिर दिया अपने आयड़ के नाम से। तो स्थानीय लोग आहार सभ्यता को किस नाम से जानते थे? तो वे जानते थे अपने धूलकोट के नाम से। किस नाम से? धूलकोट के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, गणगौर पर्व से संबंधित असत्य कथन है। तो गणगौर पर्व से संबंधित अपने असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो पहला दिया है चित्रकर्षण एकम से प्रारंभ होती है, फिर दिया होली की राख में पिंड मनाते हैं, फिर दिया अपने केवल सुहागिन महिलाएं पर्व मनाती है, फिर दिया अपने यह पर्व पार्वती के गोने का सूचक है। तो गणगौर पर्व के संबंध में कौन सा अपने कथन इनमें से असत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने केवल सुहागिन महिलाएं पर्व मनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने गणगौर के संबंध में क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तीज कृष्ण पक्ष में होती है? तो पहला कहता है अपने छोटी तीज, फिर कहता है अपने बड़ी तीज, फिर दिया अपने रोट तीज, और फिर दिया अपने हरतालिका तीज है। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर होने वाला है? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा बड़ी तीज है। कौन सी हो जाएगा? बड़ी तीज इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पवित्र चतुर्दशी का पर्व कब मनाया जाता है? तो ये अपने कब मनाया जाता है, इसके बारे में बात करें तो ये मनाया जाता है अपने कार्तिक माह में। कौन से माह में? कार्तिक माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, असुमेलित की क्या करनी है, अपने पहचान करनी है। तो पहला दिया महावीर जी अपने जयंती, महावीर जी जयंती चैत्र मास में, फिर दिया अपने नरसिंह चतुर्दशी वैशाख माह में, फिर दिया अपने आंवला एकादशी कार्तिक माह में, फिर दिया अपने भीम 11 ज्येष्ठ माह में। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर होने वाला है? तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, आंवला एकादशी कार्तिक माह में। ये क्या हो जाएगा, अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने मुहर्रम पर्व किसकी कुर्बानी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पहला कहता है अपने इब्राहिम की कुर्बानी में, फिर कहता है इस्माइल की कुर्बानी में, फिर कहता है मोहम्मद शाह, और फिर दिया हुसैन की कुर्बानी के लिए। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हुसैन। ठीक है। अगला प्रश्न है, असुमेलित की पहचान करनी है। तो पहला कहता है अपने दधिमती माता मेला गोठ मांगलोद, दूसरा अपने केसरिया जी मेला दुलेव, फिर अपने अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा, फिर अपने चुंगी तीर्थ मंडोर। तो कौन सा अपने असुमेलित है? तो दधिमती माता का मेला मिलता है अपने गोठ मांगलोद अपने। ठीक है। ये तो केसरिया नाथ जी का मेला दुलेव में बढ़ता है, और अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजमंद का प्रसिद्ध है। लेकिन अपने ऑप्शन नंबर डी अपने चुंगी तीर्थ मंडोर का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही अपने क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा भगोरिया उत्सव कब खेला जाता है? तो आदिवासियों द्वारा अपने भगोरिया उत्सव कब खेला जाता है? तो ये अपने खेला जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब? फाल्गुन पूर्णिमा को खेला जाता है। अगला प्रश्न है, होली के अवसर पर जन्म मरण और परण खेल का आयोजन कहाँ होता है? तो जन्म मरण और परण खेल का आयोजन राजस्थान के किस जिले में अपने किया जाता है? तो ये किया जाता है अपने जयपुर जिले में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर मुख्यतः गुड़ की गलवाणी और मगोड़ी को अपने साग बनाया जाता है? तो किस पर्व पर बनाया जाता है? तो आप इसका अपने आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसका अपने राइट आंसर होने वाला है आखा तीज के दिन। कब? आखा तीज के दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मुस्लिम कौन सा पर्व मनाते हैं? तो पूछा है कि जिलहिज माह की 10वीं तारीख को अपने मुसलमान कौन सा पर्व मनाते हैं? तो कौन सा मनाएंगे? तो ये मनाते हैं अपने ईद उल जुल्हा। तो कौन सा? ईद उल जुल्हा या जुहा कहते हैं। ये पर्व क्या मनाते हैं? मुसलमान मनाते हैं। कब? जिलहिज माह की 10वीं तारीख को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असुमेलित की अपने क्या करनी है, पहचान करनी है। तो अपने डिग्गी कल्याण जी का मेला कब बढ़ता है? श्रावण अमावस्या को। क्या ये अपने सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने सत्य है। फिर दिया अपने श्री महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया, ये भी क्या अपने सत्य है। फिर दिया अपने खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल दशमी, ये भी सत्य है। लेकिन डी दिया अपने भरतहरि मेला कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, ये अपने क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजार ए फकरी का उर्स कब बढ़ता है?
तो मजार ए फकरी का उर्स कब बढ़ता है, यानी किस माह में बढ़ता है, तो अपने ये किस माह में बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मुहर्रम माह में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी मेले का संबंध किस लोक देवी से है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने जीण माता से, बी कहता है अपने केला देवी से, सी कहता है खलकानी माता से और डी कहता है अपने शीतला माता से। तो बैलगाड़ी मेले का अपने संबंध किस माता से हो जाएगा, यानी किस देवी से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने शीतला माता से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा, यानी शीतला माता चाकसू जयपुर का संबंध अपने किससे, बैलगाड़ी से है। अगला प्रश्न है, असममिलित की अपने क्या करनी है, पहचान करनी है। एक और दे रखे अपने उत्सव त्योहार और मेले, और दूसरी ओर दे रखे किस जिले में उनका आयोजन किया जाता है। तो इनमें से देखना है कौन सा अपने असममिलित युग में है। तो पहला कहता है अपने सरस मेला जयपुर, दूसरा है मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, तीसरा है ऊंट उत्सव बीकानेर, और चौथा है अपने धुलंडी उत्सव जोधपुर। तो कौन सा अपने असममिलित है, तो सरस अपने मेला कहाँ बढ़ता है, तो सरस मेला बढ़ता है अपने कहाँ, जयपुर में। तो ये तो क्या है अपने सही है। उसके बाद मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में सही है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में सही है, लेकिन धुलंडी महोत्सव कहाँ नहीं होता, अपने जोधपुर में नहीं होता। इसलिए ये क्या है अपने असंगत है और असममिलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार जैनों का नहीं है, तो कौन सा त्योहार अपने जैनों का नहीं है। पहला कहता है दक्ष लक्षणा, दूसरा कहता है अपने सुगंध दशमी, तीसरा कहता है नौरोज, और चौथा कहता है पडवा डोक। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने नौरोज क्या नहीं है, अपने जैनों का त्योहार नहीं है। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम मेला कब बढ़ता है, तो मानगढ़ धाम अपने मेला कब बढ़ता है, तो ये कब बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा अपने मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, यानी मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को ये मेला का क्या होता है अपने बढ़ता है, यानी इस मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न, अपने नहान उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो नहान उत्सव अपने कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाता है अपने, एक तो किया जाता है अवा गांव में और दूसरा किया जाता है सांगोद गांव में। तो पहला और दूसरा दोनों जगह है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है, तो सांख्य दर्शन के प्रेरणता अपने कपिल मुनि जी का मेला कहाँ बढ़ता है पूछा था, तो ये बढ़ता है अपने कोलायत बीकानेर में। और पूछा है कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है अपने कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कब बढ़ता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो ये अपने कहाँ बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा अपने बालोतरा में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असममिलित की अपनी क्या करनी है, पहचान करनी है। एक और दे रखी अपनी पुरुषों की जयंतियां और दूसरी ओर दे रखी है उनकी तारीख, यानी इनकी जयंतियां कब मनाई जाती है। तो पहली अपने सिख धर्म के प्रवर्तक बात करें, गुरु नानक जयंती चैत्र शुक्ल 13 को, उससे पहले दे रखी अपने गुरु गोविंद सिंह जयंती अपने पौष शुक्ल सप्तमी को, फिर दे रखी अपने ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को, और लास्ट दे रखे चट्टी चंड जयंती चैत्र शुक्ल एकम को। तो कौन सी असममिलित है, तो असममिलित के बारे में बात करें तो गुरु नानक जयंती ही अपनी क्या हो जाएगी, असममिलित हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न अपने फूलडोल महोत्सव मेले से संबंधित असत्य कथन है। तो फूलडोल पहला दिया अपने, यह मेला शाहपुरा में बढ़ता है, तो ये तो कथन अपने क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा अपने सत्य। ठीक है, ये तो क्या है अपने सही है। उसके बाद है, यह राम से नहीं संप्रदाय का क्या है मेला है, ये भी अपने क्या है सही है। और फिर दिया है, इसका आयोजन कार्तिक माह में होता है। और लास्ट दिया, इस मेले का आरंभ रामचरण जी के शिष्यों द्वारा किया जाता है, ये भी अपने क्या है सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, असत्य है या असममिलित आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसी विवाह का आयोजन कब किया जाता है, तो तुलसी विवाह का आयोजन अपने किस तारीख को होता है, तो इसके बारे में बात करें तो ये होता है अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब, कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का क्या होता है, अपने आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत के अनुसार निम्न त्योहारों को प्रारंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित करते हुए अपने सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। तो पहले अपने क्या करना है, इनको सही कूट में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहले अपने बात करें इनमें से गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, धींगा गवर और भाई दूज में बात करें तो पहले आता है अपने धींगा गवर। धींगा गवर के बाद में आएगी अपने कौन सी, धींगा गवर के बाद में आएगी अपने
नागपंचमी, नागपंचमी के बाद आता है अपने गणेश चतुर्थी और उसके बाद आएगा भाई दूज। तो पहला आएगा 3, 3 के बाद आएगा अपने 2, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और फिर 4। तो ये दिया अपने ऑप्शन नंबर डी, यानी 3, 2, 1, 4। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है अपने, हाड़ौती का अपने सुरंगा मेला किसे कहते हैं? तो पहला कहता है अपने डोल यात्रा मेला, फिर कहता है चंद्रभागा मेला को, फिर कहता है अपने सीताबाड़ी के मेले को, फिर कहता है अपने कजली तीज को। तो अपने हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहेंगे? तो ये कहेंगे अपने किसे, चंद्रभागा पशु मेला को। किसे कहेंगे? चंद्रभागा पशु मेला, जो कि अपने लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। अगला प्रश्न है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो ऋषि पंचमी अपने कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है अपने भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, यानी थार के कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, किसे जानते हैं अपने कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर पूछ ले थार का अपने क्या कहते हैं, सागवान किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अपने रोहिड़े को। या राज्य वृक्ष कौन सा, अपने खेजड़ी, और राज्य पुष्प हो जाएगा अपने रोहिड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राज्य पक्षी कौन सा, अपने गोडावन है। तो इसने पूछा है गोडावन का अपना वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो गोडावन के अपने सभी जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओडियोटिस नाइग्रिसिप्स। क्या होता है? ओडियोटिस नाइग्रिसिप्स अपने गोडावन का क्या होता है, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने, गोडाउन को किस वर्ष राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया? तो अपने इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा कब, 1981। तो क्वेश्चन नंबर 60 का अपने राइट आंसर हो जाएगा 1981। ये अपने दो राइट आंसर माने गए हैं, कभी कभी 1981 एक तो, और एक देखने को मिलता है 1982 में। तो आपको क्या करना है, 1981 अगर कहीं भी दिखे कि गोडाउन को किस वर्ष राज्य पक्षी का अपने दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया अपने 1981 में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान वन विभाग द्वारा जालोर जिले के लिए कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? तो जालोर जिले के शुभंकर के बारे में पूछा है कि जालोर का कौन सा शुभंकर है? तो जालोर का अपने भालू या रिंज। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिंकारा मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? तो चिंकारा अपने राजस्थान का क्या है, अपने राज्य पशु है। और साथ ही बात करें श्री गंगानगर का क्या है, शुभंकर है। तो चिंकारा अपने किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो अपने इसके बारे में बात करें तो ये पाया जाता है अपने किस क्षेत्र में, पश्चिमी मरु भाग में। किस भाग में? पश्चिमी मरु भाग में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु शुभंकर और जिला सम्मिलित नहीं है? यानी एक और दे रखे अपने जिले और दूसरी ओर दे रखे पशु। यानी जोधपुर का दे रखा है कुरंजा, बांसवाड़ा का दे रखा है अपने जलपीप, अपने उदयपुर का दे रखा है बिज्जू, और भीलवाड़ा का दे रखा है अपने काला तितर। तो कौन सा अपने असम्मिलित है? तो असम्मिलित के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अपने भीलवाड़ा का कौन सा नहीं है, अपने काला तितर नहीं है। ठीक है, तो जोधपुर का कुरंजा है, बांसवाड़ा का अपने जलपीप है, उदयपुर का बिज्जू है, गंगानगर का अपने चिंकारा है, जैसलमेर का अपने गोडावन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न है, कृष्ण मृग किस राज्य का शुभंकर है? कौन सा कृष्ण मृग राजस्थान किस अपने जिले का शुभंकर है? तो पहला दिया अपने जोधपुर, दूसरा दिया जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन दिया अपने जयपुर, और चौथा दिया अपने चूरू। तो अपने इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी, चूरू का अपने क्या है, कृष्ण मृग क्या है, शुभंकर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह में कौन सा आदर्श वाक्य है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अपने प्रतीक चिन्ह में कौन सा अपने आदर्श वाक्य देखने को मिलता है? तो ये अपन देखने को मिलता है, दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का ध्येय वाक्य क्या है? तो पहला दिया अपने सिद्ध भगवती कर्मजा, फिर दिया अस्तो माँ सदगम्य, फिर दिया अपने विद्यामृत में नुतु, फिर दिया अपने ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। तो अपने पूछा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अपने राज्य का ध्येय वाक्य कौन सा है? तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अपने ध्येय वाक्य कौन सा हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा अपने सिद्ध भगते कर्मजा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है? पहला दिया अपने निर्वाचित, फिर दिया अपने चयनित, फिर दिया मनोनीत और लास्ट दिया नियुक्त। तो अपने 164(1) के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है अपने? तो ये होता है अपने नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अपने राज्यपाल करता है। ठीक है, क्या करता है? बहुमत दल प्राप्त नेता को क्या करता है? अपने राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन मुख्यमंत्री पहले क्या होता है? निर्वाचित होता है। किसके रूप में? एमएलए के रूप में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो राज्य मंत्री परिषद अपने सामूहिक रूप से पूछा है तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होता है अपने विधानसभा के प्रति। अगर पूछ ले राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से पूछे तो अपने राज्यपाल होगा। लेकिन अगर पूछ ले सामूहिक रूप से तो ये हो जाएगा अपने विधानसभा के प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों के बारे में पूछे है, ये किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ये होते हैं अपने राज्य विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो अपने कितने प्रतिशत हो सकते हैं? अपने 15%। यानी अपने राजस्थान में अपनी विधानसभा सीटें कितनी है? 200 है। तो 200 के अपने 15% निकाले, टोटल अपने कितने हो सकते हैं? 30 व्यक्ति हो सकते हैं। यानी राज्य मंत्री परिषद में मुख्यतः मुख्यमंत्री सहित टोटल कितने? 15%। और राजस्थान में हो सकते हैं 15%, यानी 30 व्यक्ति। ठीक है, मंत्री। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य को मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी? तो किसमें किया गया ये प्रावधान? तो इसके बारे में बात करें तो ये किया गया अपने 64(1) में। किसमें? 64(1) में। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के किस अध्याय में सीसीई को पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल करने का सुझाव दिया? तो किस अपने अध्याय के बारे में बात करें तो ये दिया गया था अपने अध्याय 5 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने राइट टू एजुकेशन 2009 यानी राइट अपने आरटीई 2009 के किस अध्याय व धारा में एसएमसी का उल्लेख है? तो किस अध्याय व धारा के बारे में पूछा कि किसमें अपने एसएमसी कमेटी का उल्लेख है? तो ये बात करें तो किस अध्याय में है? तो ये है अपने अध्याय 4 व धारा 21 में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 का सबसे बड़ा अध्याय है। तो आरटीई 2009 का अपने सबसे बड़ा अध्याय अध्याय 4। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अध्याय व धारा का सही क्रम जिसमें कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं होने का उल्लेख किया गया है। तो इसका अपने राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है 5 और 30 में। ठीक है, अगला है अपने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रखा गया है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालयों में क्या किया जाता था? दूध वितरित किया जाता था, जिसका अपने नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो इसके बारे में बात करें तो इसका अपने नाम परिवर्तित करके रखा गया पन्नादायी बाल गोपाल योजना। क्या रखा गया है? पन्नादायी बाल गोपाल योजना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का प्रारंभ किस किया गया? यानी अपने मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना का अपने प्रारंभ कब किया गया? तो पहले इसके राइट आंसर की बात करें तो ये किया गया था अपने 29 नवंबर 2022 को। कब? 29 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, बालिका दूरस्थ शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आरंभ कब हुआ? तो बालिका दूरस्थ शिक्षा प्रोत्साहन योजना का अपने आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने 24 अगस्त 2022 को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने परख शैक्षिक स्तर सर्वेक्षण 2024 में परीक्षा कब आयोजित की गई? तो ये अपने कब की गई थी? तो इसके राइट आंसर की बात करें
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 4 दिसंबर को। कब की गई? 4 दिसंबर को की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आरटीई 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो अध्याय 2 में दिया गया। कौन से? अध्याय 2 में। ठीक है, अगला प्रश्न है बालक के अधिकारों का संरक्षण आरटीई 2009 के कौन से अध्याय में उल्लेख है? यानी बालकों के अधिकारों का संरक्षण किस अपने अध्याय में उल्लेखित है? तो इसके बारे में बात करें तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है, पहले देखते हैं अपने ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने अध्याय 4, दूसरा दे रखा है अपने अध्याय 5, तीसरा दे रखा है अपने अध्याय 6 और चौथा दे रखा है अपने अध्याय 7। तो इसका कौन सा राइट आंसर होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है अपने अध्याय 6। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 82 आरटीई 2009 के अध्याय 4 में शामिल नहीं है। तो कौन सी धारा अपने शामिल नहीं है? तो इसके बारे में बात करें तो ये नहीं है अपने धारा 10। कौन सी? धारा 10 अपने इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्नादाय बाल गोपाल योजना कब किया गया? तो ये अपने कब किया गया था? तो इसके बारे में बात करें तो ये किया गया था अपने 4 सितंबर 2024 को। कब? 4 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। अगला प्रश्न है माया टंडन को किस क्षेत्र में योजना अपने योगदान के लिए वर्ष 2024 में पद्म श्री सम्मानित किया गया? तो किस अपने क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति का सभापति किसे मनोनीत किया गया? तो 16वीं राज्य विधानसभा की गृह समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया या किसे मनोनीत किया गया? तो ये किया गया अपने पुष्पेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने स्वर्ण पुरस्कार, बी कहता है अपने रजत पुरस्कार, सी कहता है कांस्य पदक और अपने डी कहता है अपने कोई पदक या कोई स्थान नहीं। तो इसका अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कांस्य पदक मिला। कौन सा? कांस्य पदक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में गठित राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पहला ऑप्शन कहता है अपने टीकाराम जूली को, दूसरा कहता है अपने जोगाराम पटेल को, तीसरा कहता है जोगेश्वर अपने गर्ग को, चौथा कहता है वासुदेव देवनानी को। तो क्वेश्चन नंबर 87 का अपने राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का अपने राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव देवनानी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संपन्न स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो कब किस स्थान पर रहा? तो ये रहा 25वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में भारत व यूएई की सेना का संयुक्त सेनाभ्यास कहाँ हुआ? तो ये अपने कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अपने बीकानेर जिले में। कहाँ? अपने बीकानेर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से अपने सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत अपने राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था अपने दिव्य कीर्ति सिंह को। किसे? दिव्य कीर्ति सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा संबंधी कथन अपने संगत नहीं है? संज्ञा विकारी श्रेणी का शब्द है, क्या ये कथन अपने सत्य है? तो इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अपने सत्य है। उसके बाद है संज्ञा भावों को इंगित करता है, ये भी अपनी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर दिया संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है, ये भी क्या है? अपने सही है। यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को अपने क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद लास्ट दिया अपने संज्ञा काल में प्रभावित होता है, तो ये क्या अपने असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं?
तो सभी विकल्प क्या होने चाहिए, अपनी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होने चाहिए। तो पहला दिया लंबाई, फिर दिया आलस्य और फिर दिया घास। दूसरे दिया अपने कविता नील गाय, तो नील गाय कैसी आ गई, अपने व्यक्तिवाचक आ गई, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं शिक्षक, अपने क्रोध और पंडित। फिर है अपने प्रार्थनाएं, अपने गांडीव और अपने चंद्रमा। देखना अपने कौन से सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होने चाहिए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया अपने, कौन सा, कविताएं नीलगाय व दानव, तो ये क्या है, अपने जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चोरियां करने वालों को दंड मिलना चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त चोरियां शब्द है, तो क्या है अपने चोरियां, तो ये शब्द अपने किस प्रकार का जातिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगी, अपने चोरियां हो जाएगी अपने जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला प्रश्न है, मैं उस आदमी को जानता हूं, वाक्य में आदमी शब्द है, तो पहला दिया अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दिया अपने जातिवाचक संज्ञा, फिर दिया अपने पहला व दूसरा दोनों, फिर दिया अपने भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का अपने राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो आदमी क्या है, अपने जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर वह नाम लेके पुकारता तो वह आता अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो किस विकल्प में अपने क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो पहला दिया अपने मोड़, फिर दिया अपने घुमाव, फिर दिया भाव। अगला है अपने अस्तित्व, पढ़ाई और बुराई, अपने बुनाई, फिर दिया अपने सुधार, दास्तां और अपनत्व। अगला लास्ट ऑप्शन दिया अपने रुदन, हंसी और घबराहट। तो किस विकल्प में अपने क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसके बारे में बात करें तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधार, दास्तां और अपनत्व, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 96, सुनना है, तो सुनना क्या है, ऑप्शन नंबर ए कहता है शब्दों का सुनना, बी कहता है अपने वाक्यों को शुद्ध रूप से सुनना, सी कहता है सुनना और समझना, और डी कहता है गीत कविता सुनना और बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 96 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना और समझना, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल का लाभ नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया है उच्च अभिव्यक्ति का विकास, दूसरा दिया है अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास, तीसरा दिया लेखन में शुद्धता का अभाव, और लास्ट दिया अपने उच्चारण शुद्धता। तो क्वेश्चन नंबर 97 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखन में शुद्धता का अभाव, ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्चारण कौशल का संबंध है, तो उच्चारण कौशल का अपने संबंध किससे हो जाएगा, तो पहला दिया अपने अभिव्यक्ति से, दूसरा दिया पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, तीसरा दिया अपने निबंध लिखने से, और चौथा दिया अपने रटन बोलने से। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति से, उच्चारण का संबंध है अभिव्यक्ति से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण कौशल विकसित करने की विधि नहीं है, तो उच्चारण कौशल विकसित करने की विधि कौन सी नहीं है, तो पहला दिया अपने भाषा अपने प्रयोगशाला, फिर दिया आशु भाषण, फिर दिया गीत विधि, और लास्ट दिया निबंध विधि। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा निबंध विधि क्या नहीं है, अपने उच्चारण कौशल विकास करने की विधि नहीं है। इससे आगे अपने इंग्लिश के क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बता दिया है कि इंग्लिश के क्वेश्चनों की अपने एक अलग से क्लास लेने वाले हैं, यानी अपने जितने भी 10 से 15 मॉडल पेपर करने वाले हैं उनकी अपने इंग्लिश की अलग से क्लास रहेगी। उस क्लास को आप क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, जिसमें अपने सभी मॉडल पेपरों में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन थे उनको एक ही क्लास के माध्यम से अपने सोल्यूशन कराएंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य है, सभी पुनरावर्ती आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती है, फिर दिया अपने प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, फिर दिया प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, और लास्ट दिया अपने सभी अपने अशांत अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती है। तो कौन सा अपने असत्य हो जाएगा, तो असत्य के बारे में बात करें तो इनमें से असत्य हो जाएगा अपने सभी अशांत अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है, ये क्या है अपने क्या हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि सभी अपने अशांत अनावर्त दशमलव संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं नहीं होती, ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक नियतांक एक की प्रकृति है, तो किस प्रकार की प्रकृति हो जाएगी इसकी, तो पहला कहता है केवल भाज्य, दूसरा कहता है केवल अभाज्य, तीसरा कहता है दोनों, और चौथा कहता है न भाज्य और न अभाज्य। तो इसका अपने राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका अपने राइट आंसर रहेगा कि सार्वत्रिक नियतांक यानी एक न तो भाज्य और न ही क्या है, अभाज्य है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने 3 अंकों की सबसे बड़ी व 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है, यानी पहले देखते हैं अपने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है अपने 10,000,
कितनी होती है, 10,000 होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है अपने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो इनमें अपने क्या देखना है, अंतर देखना है। तो इसमें अपने टोटल कितना अंतर होता है, तो इनमें होता है अपने 9001 का अंतर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने निम्न में से कौन सा कथन सत्य है नहीं है, यानी अपने असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कथन कहता है संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये तो कथन क्या है, अपने सही है। तो आगे बात करें, अगला है अपने संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी क्या है, सही है, यानी 38 क्या है, अपने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला है किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों के योग रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, अपने सही है। ठीक है, लास्ट दिया किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपने असत्य। तो ये क्या हो जाएगा, अपने असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने 100 सैकड़ा 25 इकाई का कुल मान है। क्या कहा है, 100 सैकड़ा 25 अपने दहाई और 9 इकाई का मान के बारे में पूछा है कि इसका अपने टोटल मान कितना हो जाएगा। तो इसका अपने टोटल मान होता है अपने 10,259। 10,000 अपने 259 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो किस प्रकार की विधि का अपने अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए, तो ये करना चाहिए अपने विश्लेषण विधि का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। तो एक अध्यापक गणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग कर रहा है, अवरोही क्रम पद्धति का अनुसरण कर रहा है। तो वह किस विधि से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा अपनी किस विधि से, निगमन विधि से हो जाएगा प्रेरित। अगला प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। तो किस विधि पर आधारित होकर अपने गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें लिखी जाती है, संश्लेषण विधि पर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि से सब यह तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। इस कथन के कथनकारक कौन है। तो इसके कथनकारक के बारे में बात करें, ये अपने प्रोफेसर यंग। कौन, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का निम्न में से कौन सा अंग अनंत झिल्लिका तंत्र में अपने सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है अपने कौन सा, लवक। तो कौन कौन से है, रिक्तिका भी है, अपने गोल्जिका भी है, लाइसोसोम भी है, लेकिन लवक अपने इसका क्या नहीं है, भाग नहीं है। तो अगला प्रश्न अपने कोशिका में ठोस व तरल पदार्थों का संग्रहण व अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण कौन सा कोशिकांग करता है। तो पहला दिया रिक्तिका, फिर दिया गोल्जिका, फिर दिया लवक और फिर दिया लाइसोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 119 का अपने राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्रों को जोड़ने वाली संरचना कहलाती है। तो गुणसूत्र में दो अर्धसूत्रों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, अपने सेंट्रोमियर। क्या कहलाती है, सेंट्रोमियर। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रक की झिल्ली पर पाए जाने वाले केंद्रक अपने छिद्रों से निम्न में से कौन सा से अणु नहीं गुजर सकते। तो पहला दिया अपने आरएनए, दूसरा दिया डीएनए, तीसरा दिया प्रोटीन और लास्ट दिया अपने 1 व 3 दोनों। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए नहीं गुजर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत है। तो प्रदर्शन विधि किस विधि के अंतर्गत है, पहला दिया अपने शिक्षार्थी केंद्रित विधि, फिर दिया अपने योग्यता आधारित विधि, फिर दिया अपने विषय केंद्रित विधि, फिर दिया अपने शिक्षक केंद्रित विधि। तो क्वेश्चन नंबर 123 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शिक्षक केंद्रित विधि, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक अपने स्तर पर विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, मानसिक सकाय विकसित करना, फिर दिया अपने तर्क संगत सोच विकसित करना, फिर दिया अपने सूत्र सीखने की क्षमता विकसित करना,
फिर दिए अभ्यास प्रश्नों को हल करने की क्षमता विकसित करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है अपने तर्क संगत सोच का क्या करना, विकास करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मछली घर यानी एक्वेरियम विकसित करने के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो पहला दिया अन्वेषण विधि, फिर दिया प्रयोजना विधि, फिर दिया अपने कर्मादेशी अपने देशित विधि, फिर दिया अपने समस्या समाधान विधि। तो क्वेश्चन नंबर 125 का अपने राइट आंसर होने वाला है प्रयोजना विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। तो पहला दिया एक परिकल्पना का निर्माण, फिर दिया अवलोकन करना, फिर दिया प्रयोग के परिणाम की भविष्यवाणी करना, फिर दिया एक प्रयोग का अपने प्रयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 126 का अपने राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन करना। ठीक है। अगला प्रश्न अपने राजस्थान का राज्य गीत है। तो राजस्थान का अपने राज्य गीत कौन सा है? सभी जानते हैं, केसरिया बालम। कौन सा है? केसरिया बालम हो जाएगा। ठीक है। जिसे अपने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के बारे में बात करें तो किसने दिलाई? अल्लाह जिलाई भाई ने दिलाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहला दिया अपने गजेला गजेला, फिर दिया अपने इक्वस केबेल्स, फिर दिया अपने पैंथेरा लियो, फिर दिया कैनिस ल्यूपस। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है राजस्थान के राज्य पशु कौन सा? अपने चिंकारा का पूछा है अपने वैज्ञानिक नाम, तो गजेला गजेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गजेला गजेला हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो राजस्थान के कौन से प्राचीन अपने जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अपने बेराट का, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अजमेर मेवाड़ किस श्रेणी का राज्य था? तो ये अपने किस श्रेणी का राज्य था? तो ये था अपने सी श्रेणी का राज्य। किसा? कौन सा? सी श्रेणी का राज्य था। अगला प्रश्न है, सिरोही का विलय राजस्थान में कब हुआ? तो सिरोही का विलय अपने राजस्थान में कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को सिरोही का अपने राजस्थान में क्या हो गया था? विलय हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन है। यह परिभाषा प्रस्तुत की गई। तो यह परिभाषा अपने किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी अपने एनसीईआरटी द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं नहीं है। तो पहला दिया सामाजिक अध्ययन में सामाजिक संस्थाओं के विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर दिया सामाजिक अध्ययन में सामाजिक संगठनों के भविष्य का निर्धारण किया जाता है। फिर दिया सामाजिक अध्ययन छात्रों में विभिन्न योग्यताओं एवं कुशलताओं का क्या करता है? विकास करता है। और लास्ट दिया अपने सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का अपने राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अध्ययन अपने सामाजिक संगठनों के भविष्य का क्या करता है? निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित रूप से सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब मिली? तो कब मिली थी? तो ये मिली थी अपने 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने का सुझाव दिया? तो पहला दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर दिया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, फिर दिया राधाकृष्ण आयोग, फिर दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो क्वेश्चन नंबर 135 का अपने राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुस्तक एवं लेखन के संदर्भ में असंगत विकल्प है। तो आउटलाइंस ऑफ साइकोलॉजी विलियम्स अपने मैकडूगल, फिर दिया अपने प्रिंसिपल ऑफ द बिहेवियर्स विलियम जेम्स, फिर दिया साइकोलॉजी रुडोल्फ अपने गोयकले, फिर दिया अपने डी एनिका अरस्तु। तो इसके देखना है कि कौन सा अपने असंगत है। तो इसका अपने असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल्स ऑफ द बिहेवियर्स। किसकी नहीं है? विलियम जेम्स की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइंस अपने साइकोलॉजी में किस शब्द की आलोचना की? तो किस शब्द की आलोचना की थी? तो इन्होंने की थी अपनी चेतना की। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीक अपने यूनानी भाषा के शब्द साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ अपने क्या होता है? तो साइकी का अर्थ होता है अपने आत्मा। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? आत्मा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, और लास्ट दिया है यह अंतर्वेदस्य विधि को स्वीकार करता है। तो कौन सा अपने क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या है? अपने असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद की स्थापना कब व किसने की? तो व्यवहारवाद की स्थापना के बारे में बात करें तो ये की थी अपने 1913 में वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपने मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के रूप में स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? तो अपने मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी अपने R.S. वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम कौन सा है? तो अपने मनोविज्ञान की विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसके अपने सही क्रम के बारे में बात करें तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। व्यवहारवादी है, संरचनावादी है, फिर दिया है प्रकार्यवाद, फिर दिया अपने गेस्टाल्टवाद। तो अपने क्या करना है, इन्हें व्यवस्थित रूप में देखना है। तो इसका व्यवस्थित रूप होता है, पहले आता है संरचनावाद, फिर आता है अपने प्रकार्यवाद, फिर आता है अपने गेस्टाल्टवाद, और लास्ट में आता है अपने व्यवहारवाद। तो इसका अपने सही रूप क्या हो जाएगा? तो इसका सही रूप हो जाएगा अपने संरचनावाद, यानी 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में बात करें तो कौन है? ये है अपने जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? तो कोलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक अपने प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है? अपने आधारभूत विज्ञान है। तो ये है अपने B.F. स्किनर का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है अपने इंटरनेट बनाना, दूसरा कहता है अपने डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना, तीसरा अपने मशीनों का आविष्कार करना, और चौथा है केवल अपने हार्डवेयर बनाना। तो अपने सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये होता है अपने डेटा को स्टोर और क्या करना? प्रोसेस करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने सूचना प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी शब्द का क्या अर्थ है? यानी सूचना प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी शब्द के बारे में पूछा है कि इसका अपने क्या अर्थ हो जाएगा। तो पहला दिया विज्ञान, फिर दिया अपने कागज पर लिखित सूचना, फिर दिया उपकरण और तकनीकी, फिर दिया अपने केवल सॉफ्टवेयर। तो प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है अपने केवल सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने सूचना क्या है, यानी व्हाट इज इंफॉर्मेशन। पहला दे रखा अपने असंगठित तथ्य, उसके बाद दे रखा है केवल संख्या है, उसके आगे अपने देखें तो फिर दे रखा अपने संगठित और उपयोगी डेटा है, उसके बाद ये रखा अपने निष्कर्ष के बिना तथ्य है। तो अपने क्या हो जाएगी? अपनी सूचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो सूचना होती है अपने क्या होती है? तो ये होती है संगठित और उपयोगी डेटा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये क्या है? अपने इस मॉडल पेपर का सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो प्रश्न क्या है? अपने डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो क्या कहेंगे? डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास का अपने लास्ट प्रश्न है, सूचना की गुणवत्ता के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो पहला दिया है सटीकता और प्रासंगिकता, फिर दिया अपने अपर्याप्तता, फिर दिया अपने विलंब, और लास्ट दिया अपने अस्पष्टता। तो अपने सीधे राइट आंसर का पता लग रहा है कि अपने सटीकता और प्रासंगिकता अपने सूचना की गुणवत्ता के लिए क्या है? आवश्यक और महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे। इसी के साथ अपने ये चौथा मॉडल पेपर भी कंप्लीट होता है।
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, अपने इस क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।